नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत इतिहास के स्रोत। दिल्ली सल्तनत के इतिहास की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं उनको अपन बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका जो थर्ड सेमेस्टर लगने वाला है उसमें पेपर चलेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसका मैंने बढ़िया तरीके से आपको सिलेबस बता दिया था। उसी सिलेबस में से यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है और ये बड़ा क्वेश्चन बनकर आता है। और आप जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। 20 अंकों का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि दिल्ली सल्तनत की इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो 20 अंकों का ये क्वेश्चन आएगा और इसको अपन बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। छोटी छोटी वीडियो में बढ़िया तरीके से ट्रिकों के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो मुस्लिम विद्वानों ने लिखे हैं और इनके नाम थोड़े से जटिल हैं, लेकिन मैंने ट्रिक के द्वारा इसको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये बीए पार्ट सेकंड में आप सबको पता है और रेगुलर और नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है। तो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है और रेगुलर स्टूडेंटों के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को आसान करूँगा बढ़िया तरीके से। आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, सारी चीज़ें लिखवाना संभव नहीं है। बाकी चीज़ें मैं इसकी बुक की जो पीडीएफ है इस टॉपिक की वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। वहां पर जाकर आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओगे, लेकिन यदि इसको नहीं देखकर वहां पर बनाने लग जाओगे तो फिर आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ये बुक स्टार्ट हुई है उसमें आपको पढ़ना क्या है। जब ये पता चल जाएगा तो ये सारी की सारी चीजें इजी हो जाएंगी। आपका जो इतिहास, ये जो बुक चलने वाली है वो 1206 से, यहां पर लिखता हूं मैं इसको, थोड़ा यहां दिखेगा नहीं, 1206 से 1761 ईस्वी तक का इतिहास इसमें पढ़ने को मिलेगा। किसमें? मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर सारे के सारे मुस्लिम शासक आएंगे। अब आप हिंदू धर्म के जो शासक है उनके नाम तो भूल जाओ, ठीक है। अब ये जो पूरी की पूरी बुक है इसमें सारे के सारे शासक मुस्लिम शासक होंगे। अब आपको पता है कि मुस्लिम शासक जितने भी हुए वो अपने दरबार में मुस्लिम विद्वानों को ही रखते थे। मान लीजिए आप दिल्ली सल्तनत के शासक थे इस टाइम पीरियड में, यानी दिल्ली सल्तनत, मान लो दिल्ली सल्तनत जो थी उसके अंदर आप एक दिल्ली के जो वर्तमान में दिल्ली है वहां पर जो लाल किला है वो आपका ही था और आप है ना जो वहां पर शासन करते थे। आप मुस्लिम थे, बाहर से आए हुए थे। तो आप अपना इतिहास लिखवाने के लिए और आपके दरबार में विद्वान कौन रहेंगे? मुस्लिम ही रहेंगे। बहुत कम जैसे अकबर जैसे शासक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के विद्वानों को भी अपने दरबार में शरण दी थी, लेकिन अधिकतर जो मुस्लिम शासक थे। और आप मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जा रहा, आप हिंदू धर्म से संबंधित हो वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन आप मान लीजिए मुस्लिम धर्म से हो तो आप उन्हीं विद्वानों को रखोगे जहां पर आपकी दाल गलती है, ठीक है। तो मुस्लिम शासकों को रखा, तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है वो मुस्लिम शासकों द्वारा लिखित है। अब वो अपने दरबार में मुस्लिम शासकों के पास में क्यों लिखवाते थे? क्योंकि आपको पता है आप मुस्लिम शासक हो, आप ये नहीं चाहोगे कि मेरे मरने के बाद में मेरे को लोग जाने। तो यदि ये सारी की सारी चीजें नहीं होती तो हम जानते ही नहीं। तो इससे अपन को दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, जो भी शासक हुए उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहां पर स्रोत की भाषा क्या है? ये जितने भी स्रोत आएंगे उसमें भाषा कौन सी भाषा में लिखी हुई है? क्या हिंदी भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, या और किसी भाषा में लिखा गया है इनको? तो यहां पर आपको ध्यान में रखा है, न तो हिंदी भाषा में लिखे गए हैं ये, न ही संस्कृत भाषा में, क्योंकि वो तो हिंदू धर्म से संबंधित थी। मुस्लिम जो धर्म रहा उसकी अरबी भाषा और कुछ ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है और आपको शुरू में लिखना है कि जितने भी दिल्ली सल्तनत इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं
वो अरबी भाषा में, प्रमुख रूप से अरबी भाषा में लिखे गए हैं और कुछ ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा अरबी। अब इसका भी, ये भी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित भाषा है, तो अरबी भाषा में प्रमुख रूप से। फिर आपको फारसी भाषा का भी ध्यान में रखना है, यानी फारसी भाषा में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। अब आपको पता है कि ये मुसलमान भारत के तो थे नहीं, ये मुसलमान भारत के तो थे नहीं, कहाँ के थे? सऊदी अरब का नाम सुना है आपने? सऊदी अरब का नाम सुना होगा। ये बाहर से आए हुए थे, तो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जो मैप है वो एशिया का मैप है। तो भारत आपको दिख रहा है, ठीक है, भारत, ये भारत है। अब भारत के पश्चिम साइड में देखोगे तो पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, अखंड भारत था। अब वर्तमान में दूर हो गए तो कोई बात नहीं, दूर हो गए तो अच्छी बात है, ठीक है। यहां पर सऊदी अरब आप देख रहे हो, जहां से अपन तेल मंगवाते हैं। ये पूरे के पूरे इलाके, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, योमान, अरब अमीरात, तुर्की, ये सारे के सारे जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं। तो यहां से ये लोग भारत में आए, भारत पर आक्रमण किया और यहां पर शासन किया, और इस काल में इन्होंने शासन किया। अब ये यहां पर इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अरब से आ रहे हैं, तो इनकी भाषा भी अरबी ही होगी ना, अरबी होगी। ये फारस की खाड़ी है, यहां से ये लोग आए, तो यहां पर इनकी भाषा क्या होगी? फारसी भाषा हो गई। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो अरबी और फारसी भाषा के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। हिंदी संस्कृत भाषा का आप नाम भी मत ले देना, क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषा तो भारत की मूल भाषा है, और जितने भी आप वेद दूत देखते हो वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो एक माइंड में आपकी पिक्चर सेट हो गई होगी कि ये कहाँ से आए थे ये चीजें। अब लिखित साहित्य अपन को मिलते हैं, इनके लिखित साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी आप ध्यान में रखोगे। प्रमुख रूप से शिलालेख, शिलालेख जो पत्थर पर अंकित करवाए गए हैं। शिला का मतलब क्या है? कोई चट्टानी भाग को काटकर उस पर कुछ लिखा दिया जाता है और वो हमें मिले हैं। इसके बाद में आप सिक्के देखते हो, ये जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने सिक्के चलवाए, और सिक्कों से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। उसकी डेट, यानी कौन सी तारीख को वो लिखा गया था और किस शासक ने चलवाया था, तांबे का था या चांदी का था या सोने का था, सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। स्मारक और फिर अपन ग्रंथ, ये सारे के सारे ग्रंथ हैं, सारे के सारे अपन पढ़ेंगे जो। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? लिखित हैं, किसी चीज पर लिखा गया है, तो लिखित साहित्य हैं सारे के सारे। तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो आगे की चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है, ये भी पृष्ठभूमि में आपको लिखना है और इसी से नंबर आपके आने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है चचनामा, तो इसको अपन ट्रिक से याद करते हैं। चाचा जी का बिजनेस अरबों में चल रहा है। अरबों का मतलब करोड़ों में, 100 करोड़ में 1 अरब होता है, तो अरबों में चाचा जी का व्यापार चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर 2 शब्द अपन को ध्यान में रखने हैं। एक तो चाचा जी, चाचा जी से क्या ध्यान में रखोगे? चचनामा। ग्रंथ का नाम भी तो याद होना चाहिए ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद में जो अरब है इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन को वर्णन, सबसे पहले तो इसका वर्णन अपन को देखना है कि इसमें किसका वर्णन मिलता है। एक बात और ध्यान में रखना, जितने भी आप ग्रंथ देखोगे, एक तो अपन को ध्यान में रखना है भाषा का, कि किस भाषा में लिखा गया है, किस विद्वान ने लिखा है, वर्णन किसका मिलता है। ये 3 चीजें अपन को सारी चीजों में देखनी होगी। तो सबसे पहले वर्णन देखेंगे कि इसमें वर्णन किसका मिलता है। तो इससे अपन को ध्यान में रखना है, किस चीज का ध्यान में रखोगे? अरबों का सिंध पर आक्रमण, ठीक है। अरबों ने, अरब मैंने बता दिया था कि ये बाहर से आए थे। अरब की लोकेशन भी मैंने बताती है। सिंध कहां पर है?
सिंधन जो पाकिस्तान में वर्तमान में जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो इस पर इन्होंने आक्रमण किया था अरबों ने सबसे पहले। तो इसका और अरबों ने इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस ग्रंथ में अरबों का सिंध पर विजय की जानकारी हमें मिलती है। अब इसकी भाषा का नाम आप ध्यान में रखोगे, आप पॉइंट वाइज पॉइंट भी लिख सकते हो कि भाषा कौन सी है, तो सीधे चलो अरबी भाषा, मूल भाषा, यानी ये ग्रंथ जो है चचनामा वो अरबी भाषा में लिखा गया है। बाद में एक विद्वान आता है मोहम्मद अली कूफी, ठीक है। इसने क्या किया कि ये जो अरबी भाषा में लिखा गया था उसको फारसी भाषा में लिख दिया, ये फारसी भाषा। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो चचनामा है इसका दूसरा नाम क्या है ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहां पर थोड़ी जगह कम है तो यहां पर आप ध्यान में रखोगे कि ये इसका दूसरा नाम तारीखे हिंद या सिंध, क्योंकि इसमें सिंध का इतिहास मिलता है तो इसकी जानकारी हमें मिलती है। यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी, नोट्स उसमें देकर बढ़िया तरीके से आप बना लो। इसके बाद में दूसरा चलते हैं तारीखे सिंध, जिसे तारीखे मासूमी भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका ये है। अब मैंने बताया था कि किसने लिखा, ठीक है। यहां पर किसने लिखा इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है, यहां पर मिलती है। तो ये मासूमी है ना, इससे ही अपन को विद्वान का पता चल जाएगा। कैसे, तो यहां पर देखो, यहां पर इससे मीर, जो मां है ना उससे क्या निकलेगा, मीर मोहम्मद, और ये पूरा का पूरा नाम आ जाएगा मासूमी, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की थी, मीर मोहम्मद मासूमी ने इसकी रचना की थी। हमें इसमें किसका इतिहास मिलता है, सिंध का इतिहास मिलता है। इससे आप ध्यान में रखोगे कि इसमें सिंध का इतिहास मिलता है। सिंध का इतिहास का मतलब क्या है कि ये पाकिस्तान में हुआ करता था, मैंने लोकेशन दिखाई थी, तो उसका इतिहास इसमें मिल रहा है। इसमें भी आप देखोगे कि सिंध का इतिहास मिल रहा है, इसमें भी। लेकिन इसमें एक विद्वान ध्यान में रखना, विद्वान नहीं, शासक मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम और अकबर, यानी इसमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अकबर तक का इतिहास इसमें मिलता है, उससे संबंधित अपन को जानकारी मिलती है। तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूं, मैं छोड़ नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि आपके थोड़ा इजी कर रहा हूं। बाकी आप नोट्स बनाकर उसमें ये सारी चीजें आप जब नोट्स बनाओगे तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तारीखे यामिनी, तारीखे यामिनी किसने लिखा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको मैंने एक ट्रिक बनाया है, अनिल की मावड़ी, ठीक है। मावड़ी एक भाषा में है ना, जो माँ को क्या बोलते हैं, मावड़ी बोलते हैं, ठीक है। अनिल एक व्यक्ति का नाम है, तो इससे आप ध्यान में रखोगे ये जो ए है ना, इससे अबू, ठीक है। इससे ध्यान में रखोगे नस्तर, ठीक है। इससे ध्यान में रखोगे, आई से ध्यान में रखोगे इबन, ठीक है। इससे ध्यान में रखोगे मोहम्मद, इससे ध्यान में रखोगे अली, ठीक है। और इससे ध्यान में रखोगे उत्बी। अब आपको लग रहा होगा ये क्या लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा एक ही नाम है, एक विद्वान का नाम है। चाहे तो आप ऐसे याद कर लो या फिर आप वैसे याद करना चाहो तो वैसे याद कर लो। तो ये जो शब्द है ना वो इसके आगे आएगा, बस इसका ना ध्यान रखना। तो कैसे ध्यान रखोगे, अबू नस्तर मोहम्मद इबन अली उत्बी, ये पूरा का पूरा इसका विद्वान का नाम है। तो इसने तारीखे यामिनी की रचना की, और इसमें वर्णन किसका मिलता है, तो यहां पर मी जो है ना, इससे ध्यान में रखोगे मोहम्मद, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, यहां पर लिख देता हूं, मोहम्मद गजनवी, इसका इतिहास इसमें मिलता है। तो इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, इसमें भी मोहम्मद गजनवी का इतिहास मिलता है, इसमें भी मोहम्मद गजनवी का इतिहास मिलता है, इसमें मोहम्मद गजनवी का इतिहास मिलता है, इसमें मोहम्मद गोरी का इतिहास मिलता है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो बढ़िया तरीके से आप कर लोगे। इसके बाद में चलते हैं तारीखे मसूदी। तारीखे मसूदी, यहां पर मैंने विद्वान का नाम लिख रखा है अबुल फजल, जो अकबर के टाइम भी हुआ था, आपको पता है।
अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी। तो यहां पर मैं प्लस के निशान को मिटा देता हूं, ठीक है। ये आपको थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए बताया था मैंने, आप वैसे याद करो शॉर्ट में अबुल फजल और उसके बाद में मोहम्मद बिन हुसैन फिर अल बहरी लिखो, फिर यहाँ पर ऐसे कर दो इसको। तो मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही नाम है, ठीक है, पूरा का पूरा एक ही नाम है, थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए मैंने लिखा था। तो पूरा पढ़ोगे अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी, ये बहरा था इसलिए, ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ, बहरा नहीं था। इसके बाद में देखो इसमें किसका वर्णन मिलता है, तो मैंने बताया था अभी अभी, मैं से ध्यान में रखोगे, महमूद गजनवी, ठीक है। यहां पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया ना, ये महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का इसमें इतिहास मिलता है। और प्लस में एक चीज और ध्यान में रखोगे, मसूदी एक शासक हुआ, मसूदी, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ों का वर्णन मिलता है, महमूद गजनवी और मसूदी का इतिहास इसमें मिलता है। बस आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी और लिखना है, बस इतना करना है आपको। इसके बाद में तारीख उल हिंद इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो कंपटीशन में भी आता रहता है। तो यहाँ पर देखो ये अल बरूनी, अब आप देख पा रहे हो सारे के सारे है ना जो मुस्लिम विद्वान है, ये सारे के सारे, इनके ग्रंथों के नाम भी अरबी भाषा में ही है, कुछ फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर अल बरूनी लिखा, भाषा क्या है वो ही आ जाओ, यहाँ पर अरबी भाषा, तो मौलिक रूप से तो अरबी भाषा में लिखा गया है और बाद में इसको है ना जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे कि तारीख उल हिंद अल बरूनी द्वारा मौलिक रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है, बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। वर्णन इसमें किसका मिलता है, वर्णन इसमें महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के समय का इसमें वर्णन मिलता है, क्योंकि अल बरूनी इसके साथ में आया था भारत, और यहाँ पर वो इसी का वर्णन करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में ये अल बरूनी एक प्रखंड विद्वान था। प्रखंड विद्वान किस किस का था, तो एक गणित के क्षेत्र में प्रखंड विद्वान था, ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रखंड विद्वान था, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दवाइयों का नॉलेज था, औषधियों का नॉलेज था इससे, ठीक है। इसके बाद में दर्शन शास्त्र, दर्शन क्या होता है, दर्शन क्या होता है, दर्शन शास्त्र फिलोसफी आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे दर्शनों बहुत सारे धर्मों का इसमें उल्लेख मिलता है, और धर्मशास्त्र, ठीक है। तो ये चार चीजों का प्रमुख रूप से विद्वान रहा। इसके बाद में अन्य में आप देखोगे तो ये हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे ना उनको पढ़ने में इसको मजा आता था। तो अन्य में ये हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ता था। यहाँ पर कौन सी भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा। ये ग्रंथ जितने भी लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा का भी इनको बड़े तरीके से मजा आता था। यहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे उनको भी बढ़िया तरीके से पढ़ा और संस्कृत भाषा भी इसने बढ़िया तरीके से सीखी, क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथों का वो अध्ययन करेगा तो उसको संस्कृत आनी जरूरी है, और सबसे पहले उसने संस्कृत भाषा सीखी। जितने भी बाहर से विद्वान आते थे यहाँ पर संस्कृत चलती थी, तो वो यहाँ के जो प्रमुख विद्यालय हुआ करते थे जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो उनसे वहाँ से संस्कृत भाषा सीखते थे और फिर यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में चलते हैं ताज उल मासीर, इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। ताज हमारा है, किसका है ताज, ताज हमारा है, इंडिया वालों का है। इंडिया में ताजमहल है ना, तो वो तो हमारा ही है, इंडिया वालों का ये कोई कौन छीन सकता है उसको, मुसलमानों ने जरूर बनाया है लेकिन ताज तो हमारा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ताज से क्या ध्यान में रखोगे, पूरा नाम ध्यान में रखोगे, ताज उल मासीर। ये जो है ना, इससे नाम अपन को इस ग्रंथ इसका जो विद्वान है ना उसका नाम निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। हसन निजामी, ठीक है। तो हसन निजामी ने ताज उल मासीर ग्रंथ की रचना की थी। इसमें वर्णन किसका देता है, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ये ऐबक थोड़ा सही लिख लेना ना, ऐबक। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके बाद में
इस कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। यहां पर लिख देता हूं, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। और इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं आपको, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है, जो गुलाम वंश था उसका संस्थापक इसको माना जाता है। तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, 6 ग्रंथों के बारे में हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। अगली क्लास में बाकी के जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब का अपन अध्ययन करने वाले हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।